शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां अंजलि मौत मिस्ट्री की जांच तेज हो चुकी है। दरअसल एफएसएल की टीम ने कार की जांच शुरू कर दी है और कार और स्कूटर को साथ लाकर पूरे सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश भी की गई। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे। दरअसल सीन रिक्रिएट करने की कोशिश की गई कि आखिर गाड़ी से किस तरीके से स्कूटर को टक्कर लगी और उसके बाद कैसे अंजलि नीचे गिरी और उसके बाद उसे 14 किलोमीटर तक घसीटा गया। लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, एफएसएल की टीम एक बार फिर से सुल्तानपुरी थाने पहुंची है, जहां पर सबूत जुटाए जा रहे हैं। सीन रिक्रिएट किया गया, उसकी पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कार के नीचे की जांच की जा रही है। एफएसएल की टीम इससे पहले भी आकर जांच पड़ताल कर चुकी है, लेकिन आज दोबारा ये टीमें मौजूद है यहाँ पे। थाने के अंदर है और सुल्तानपुरी थाने के अंदर आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सुनील, वहां पर दिखाइए जाकर गेट के ठीक पार आप ऊपर देखेंगे तस्वीरों में, ये वो गाड़ी है जहां पर एफएसएल की टीमें पहुंची हैं और यहां पर स्पेशली जो फॉरेंसिक यहां पर एक्सपर्ट पहुंचे हैं, डीसीपी हरिंदर सिंह यहां पर उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस है, क्यों आज जरूरत पड़ी है दूसरी बार इस तरीके से एफएसएल की टीम को थाने के अंदर बुलाने की, क्योंकि कार और स्कूटी दोनों का यहां पर फॉरेंसिक सैंपल लिया जा रहा है। कुछ चीजें ऐसी छूटी हैं क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को मारा गया है और उसकी हत्या की गई है। इस तरह के आरोपों के बाद दिल्ली पुलिस की टीमें एक बार फिर दोबारा से ये पूरी जांच की तफ्तीश जो है इसको जुटा रही है, क्योंकि एफएसएल की टीम को दोबारा बुलाया गया है और फॉरेंसिक टीमें रोहिणी से यहाँ पर पहुंची हैं, जिसके बाद फॉरेंसिक की टीमों को यहाँ पर स्पेशली ये दिखाने के लिए बुलाया जा रहा है। डीसीपी हरिंदर सिंह जो बाहरी जिले के डीसीपी हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और किस तरीके से जो अंजलि थी वो गाड़ी के नीचे फंसी थी, क्योंकि जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद तकरीबन 12 किलोमीटर तक इसी कार के नीचे अंजलि फंसी रही और किसी को ये पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से अंजलि की मौत हुई थी। तो कई ऐसे सवाल अभी भी बाकी हैं अंजलि मौत मिस्ट्री से जुड़ी हुई, जिनके जवाब आने बाकी है। लेकिन इस केस में आज एक और बड़ी खबर सामने आई। दरअसल अंजलि की मां ने हादसे के चश्मदीद निधि पर बड़ी बात कही है। उन्होंने दावा ये किया है कि निधि झूठ बोल रही है, उनकी बेटी शराब बिल्कुल नहीं पीती। इतना ही नहीं, अंजलि की मां ने यह भी बताया कि उन्होंने आज तक निधि को देखा तक नहीं। दिल्ली की अंजलि मौत मिस्ट्री सुलझने की बजाय और उलझती दिख रही है। वजह है खुद को हादसे की पहली चश्मदीद और अंजलि की दोस्त बताने वाली निधि के वो दावे, जिन्हें अंजलि की मां ने खारिज कर दिया है। मैंने नहीं देखा निधि को। अच्छा, अंजलि को पहले निधि ने कहा कि बहुत शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा है नहीं। अंजलि ने कहा कभी शराब पी थी? हमारे घर पे तो कभी नहीं पी और नहीं कभी पी के आती थी ये वो। निधि कभी घर पे आई आपके? नहीं, मैंने नहीं देखा उसको। निधि जो आरोप लगा रही है या जो बातें कह रही है, आपको लगता है कि वो ठीक है या गलत है? गलत है। तो अंजलि की मां ने निधि को जानने तक से इनकार कर दिया। उन्होंने हादसे से पहले अंजलि के नशे में होने की दलील को भी झूठा बताया। हादसे के करीब 60 घंटे बाद सामने आई निधि ने अंजलि को लेकर क्या दावा किया, वो भी सुनिए। नहीं, मैं चलाऊंगी, क्योंकि अंजलि अपने आप में नहीं थी, बिल्कुल बहुत ड्रिंक कर रखी थी मतलब उसने। तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, उसने बोला मैं चलाऊंगी। जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी बहन, तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक, हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। हमने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद हम आगे लेके गए उसको, स्कूटी को आगे लेके मैंने समझाया, फिर मेरे से हाथापाई करने लगी, कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी। अंजलि की नानी ने भी निधि की बातों को पूरी तरह गलत और झूठ करार दिया है। निधि जो है बोल रही है, आप लोग उसके ऊपर विश्वास करते हो? मैं ऐसा विश्वास नहीं करती किसी वो साथ में तो गई थी ना निधि उनके? हमारे घर से साथ में हमारी लड़की गई है अकेले। हाँ, क्या पता जानते थे आंटी की उसकी निधि को जानते थे आप लोग? तो आपको लगता है गलत बोल रही है वो? गलत बोल रही है तो सारा। और पुलिस ने जो अभी तक बताया उससे आप लोग कितना बोल रहे थे अभी तक? अगर वो भी है तो छुपा रखे। अंजलि के परिवार ने भी निधि की शराब वाली थ्योरी को ये कहते हुए खारिज किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है। उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। निधि ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि हादसे के वक्त उसका फोन टूट गया था, लेकिन आज जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें निधि अपना मोबाइल बार बार इस्तेमाल करती दिख रही है। निधि के दावे सच्चे हैं या झूठे
ये पता लगाना पुलिस का काम है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने उससे बंद दरवाजे के अंदर पूछताछ भी की। कंझावला मामले में अंजलि की दोस्त निधि दूसरे दिन पुलिस के सामने आती है और तीसरे दिन मीडिया के सामने। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं C1 309 में। ये निधि का घर है। निधि अपने माँ और नानी के साथ यहीं रहती है। मीडिया से उसने बातचीत किया है, लेकिन अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रही है। हम देखने की कोशिश करते हैं, दोबारा से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ इस वक्त मौजूद है कि नहीं। हालांकि बाहर से ताला नहीं लगा हुआ है, लेकिन अंदर शायद मौजूद है। निधि, हम जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर, क्योंकि अब अंजलि के परिवार वालों की तरफ से, अंजलि के करीबियों की तरफ से कहा जा रहा है, जो निधि ने बयान दिए हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर निधि से बात करें। इससे पहले निधि का मीडिया पर गुस्सा भी दिखा जब उसने कैमरे के सामने घर के दरवाजे को पटक कर बंद कर दिया। जाहिर है जो खुद को हादसे का चश्मदीद बता रही है वो खुद भी कटघरे में खड़ी है, क्योंकि अंजलि के साथ हुई दरिंदगी पर निधि की कई घंटों की चुप्पी और अब अलग अलग दावे उस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। पे निशान था हल्का सा हाथ पर, हाँ हाथ पे भी था, हाथ भी फ्रैक्चर था। बोल रही थी कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर कोई बात नहीं बोली आगे। एक एक कर कई सीसीटीवी फुटेज, चश्मदीदों के बयान, निधि और अंजलि के घर वालों के अलग अलग दावे, ऐसे तमाम सबूत और सुराग सामने आने के बावजूद ये केस अब भी अनसुलझा बना हुआ है। तो अब निधि खुद सवालों के घेरे में घिरती जा रही है। दरअसल अंजलि की सहेली निधि के 3 बड़े दावों में 3 बड़े झूठ निकलकर सामने आए हैं। एक एक करके हम आपको बताएंगे। निधि ने न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर इस घटना से जुड़े 3 बड़े दावे किए थे, लेकिन केस से जुड़े 3 ऐसे सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं जो निधि के इन दावों पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आते हैं। सबसे पहला दावा आपको बताते हैं। दरअसल निधि का पहला दावा और पहला झूठ ये है कि निधि ने कहा था कि मैंने स्कूटर नहीं चलाया, लेकिन होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज में लाल जैकेट पहनी हुई जो लड़की है वो दरअसल निधि है और वही स्कूटी चलाती दिख भी रही है। ये लाल जैकेट पहनी जो लड़की अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जो आपने देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने, ये अंजलि नहीं है बल्कि निधि है। ये दावा भी हम क्यों कर रहे हैं वो आपको बताएंगे आगे। दरअसल आपको ये बताते हैं कि निधि ने क्योंकि ये दावा किया था उसने स्कूटर नहीं चलाया, लेकिन ये तस्वीरें उसके दावे को झूठा करार देती है। हम आपको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि घर के बाहर का जो फुटेज है उसमें लाल रंग जैकेट पहने निधि नजर आ रही है। नहीं मैं चलाऊंगी, क्योंकि अंजलि अपने आप में नहीं थी, बिल्कुल बहुत ड्रिंक कर रखी थी मतलब उसने। तो मैंने कहा नहीं मैं चलाऊंगी, उसने बोला मैं चलाऊंगी। जब वो मानी नहीं ना, जब मेरे से ज्यादा जिद बहस करने लग गई, हाथापाई करने लग गई, तो मैंने उसकी चाबी उसको दे दी। मैंने कहा ले तू अपनी चाबी बहन, तू चला स्कूटी। वो लेके गई आगे तक, हम ट्रक में भिड़ते भिड़ते बचे। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, बहुत ज्यादा। हमने ब्रेक मारा, ब्रेक मारने के बाद हम आगे लेके गए उसको, स्कूटी को आगे लेके मैंने समझाया, फिर मेरे से हाथापाई करने लगे, कह रही मैं ही चलाऊंगी मेरी स्कूटी। निधि का दूसरा बड़ा दावा ये था कि वो घटना के वक्त मौके पर मौजूद थी, लेकिन इस केस से जुड़े जो 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं वो इस दावे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, वो 2 सीसीटीवी फुटेज कौन से हैं अब हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात का सीसीटीवी वीडियो दिखा रहे हैं हम आपको। पहला सीसीटीवी वीडियो होटल के बाहर का है। इसमें समय रात के 1:32 का दिखाई दे रहा है और इसके ठीक 4 मिनट के बाद निधि अपने घर देखिए पहुंच गई। और सवाल इसीलिए खड़ा होता है क्योंकि घर पहुंचने का वीडियो 1:36 का दिख रहा है, जबकि निधि ने न्यूज़ 18 से बातचीत में दावा किया था कि रात 2 बजे के करीब जब यह घटना हुई तो वो मौके पर मौजूद थी। वो कितने बजे का वाकया था गाड़ी ये रात को 2 बजे हम वहां से निकले हैं। ये 2-3 के बीच ऐसा कुछ हुआ है, 2-3 के बीच ऐसा कुछ हुआ है। वो गाड़ी ने बिल्कुल हमें ठोक दिया, हमने बचाव भी करा उस गाड़ी में। तो निधि ने मौके पर मौजूद होने और रात 2 बजे के करीब घटना होने को लेकर क्या कुछ कहा था, अब वो भी आप देखिए। तो ये आपने सुना दरअसल कि क्या कुछ कहा गया था, लेकिन आप समझिए राजधानी दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, जिसके साथ ही घटना से जुड़े राज निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि घटना वाली रात आखिरी 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ? क्या किसी तरह की अंजलि की जान यहाँ पर बचाई जा सकती थी?
क्या है अंजलि की मौत का राज? क्या बच सकती थी अंजलि की जान? आखिरी 1 घंटे में क्या हुआ? दिल्ली के कंझावला केस ने देश को झकझोर कर रख दिया। सीसीटीवी वीडियो में आखिरी बार अंजलि उसकी दोस्त रात करीब 1-1:30 बजे स्कूटी पर जाती दिखाई देती है और रात करीब 3:30 बजे अंजलि का शव मिलता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि इन आखिरी घंटों में क्या हुआ था? क्या किसी तरह अंजलि की जान बच सकती थी? इस बीच एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वीडियो अंजलि की दोस्त निधि का है जो अपने घर के बाहर नजर आई। घटना से पहले से लेकर घटना वाले वक्त तक अगर कोई अंजलि के साथ मौजूद था तो वो है उसकी दोस्त निधि जो होटल में अंजलि के साथ गई थी। इस दौरान करीब 9 बजे आखिरी बार अंजलि की बात अपनी मां से हुई थी। अंजलि से उसकी मां ने दवाई लेकर आने के लिए कहा था। कैसे जानकारी मिली आपको घटना की? मेरे को कल सवेरे 7 बजे पुलिस वालों का फोन आया था कि इस नंबर की तुम्हारी गाड़ी है। मेरी बेटी स्कूटी से जाती है, स्कूटी से आती है। मैंने हाँ हमारी गाड़ी है। फिर कह रहे कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, बस इतना नहीं बताया कि ज्यादा हुआ है या थोड़ा हुआ है। मैंने ठीक है। बताया गया कि होटल में पार्टी हुई और इस दौरान लड़ाई भी हुई थी और फिर दोनों बाहर आ गए थे। होटल से जब दोनों निकले तो करीब 1 से 1:30 बजे का वक्त था। ये जो होटल मैनेजर हैं यहाँ पर हमारे साथ, हालांकि उस रात में कौन थे ये पूछ रहे थे। सर उस रात भी आप ही थे क्या? नहीं सर, नाइट मैनेजर थे दूसरे। अच्छा जी। कितने बजे ये मृतक लड़की यहाँ पहुंची थी? रात को ही आई थी। होटल के मैनेजर के मुताबिक अंजलि और निधि होटल से करीब 1:30 बजे निकले और फिर सड़क पर भी दोनों के बीच झगड़ा होता रहा। ये झगड़ा स्कूटी चलाने को लेकर हुआ था जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इसके बाद क्या हुआ उसकी कहानी बयां करते कई वीडियो सामने आए थे और सबसे अहम चश्मदीद सिर्फ निधि है जिसने बताया कि अंजलि स्कूटर चला रही थी। निधि बार बार दावा कर रही है कि अंजलि ने ड्रिंक कर रखी थी जिसकी वजह से एक ट्रक से टक्कर होते होते बच गई थी और फिर वो आगे बढ़ते चले गए। निधि और अंजलि करीब 1:30 बजे होटल से निकले और बाहर झगड़ा होने के बाद स्कूटी से निकल गए। होटल से घटना स्थल की दूरी करीब 2 किलोमीटर है जिसे तय करने में करीब 9 से 10 मिनट का वक्त लगता है। यानी करीब 2 बजे घटना स्थल वाली जगह अंजलि और निधि पहुंचे होंगे जिसके बाद ये खौफनाक घटना हो गई। पार्टी करी, फिर हम वहाँ से आए वापस। हम बैठे एंजॉय करा। वो थोड़ा ज्यादा उसमें थी ड्रिंक में, तो क्या हुआ हम वहाँ से निकले। उसके बॉयफ्रेंड से उसकी कोई बात हो गई थी, कोई लड़ाई हो गई थी। घटना के बाद क्या हुआ उसकी तस्वीरें सबने देखी जिसमें कार में फंसी लड़की के साथ कार करीब 12 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ती रही। कितनी दूर तक आपने पीछा किया था स्कूटी से? 2-3 राउंड तो उसने यहीं लगाए थे। जैसे कंझावला से जोनती से फिर कंझावला, और फिर कंझावला से फिर जोनती, और फिर वो वहाँ बॉडी उससे निकल गई थी और उसके बाद बॉडी निकलने के बाद सीधे वो बेगमपुर चले गए थे। कई घंटे तक अंजलि कार में फंसी रही और दिल्ली की सड़क पर कार दौड़ती रही। तो राजधानी दिल्ली में हुई अंजलि की मौत की मिस्ट्री उलझती ही जा रही है क्योंकि जैसे जैसे चश्मदीद सामने आ रहे उस खौफनाक रात का सच बता रहे हैं। लेकिन अंजलि की दोस्त ने जो बताया उसने इस पूरी मिस्ट्री को और ज्यादा उलझा दिया है। अब सवाल ये उठने लगा है कि अंजलि की मौत क्या सिर्फ एक हादसा था या फिर हत्या। कई राज खुले, कई खुलने बाकी। अंजलि की मौत हत्या या हादसा? खौफनाक रात का एक सर्च। दिल्ली के कंझावला इलाके में एक खौफनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। स्कूटी सवार अंजलि कार के साथ करीब 12 किलोमीटर घिसटती चली गई। लेकिन इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर एक लड़की कार के नीचे फंस जाती है और कार सवारों को पता क्यों नहीं चलता और वो 12 किलोमीटर तक कार को लड़की के साथ दौड़ाते ले जाते हैं।
आरोपियों को पता क्यों नहीं चला? गिरफ्तारी के बाद से ही पांचों आरोपी इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनको पता नहीं चला क्योंकि कार के नीचे लड़की फंसी हुई थी। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में भी पता चला कि पांचों आरोपियों में से 2 आरोपियों ने शराब पी रखी थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर जो नशे में नहीं थे उनको कैसे पता नहीं चला? हमें ये जानकारी मिली है कि उस लड़की की जो बॉडी थी वो उस गाड़ी में कहीं स्टक की है और वो कई किलोमीटर तक, लगभग 10-12 किलोमीटर तक उन्होंने ड्रैग किया है और फिर वो किसी टर्निंग के दौरान कहीं पर वो बॉडी गिरी है। उसके बाद पुलिस ने एफर्ट्स किया है। रात को जैसे ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी, विभिन्न टीम इमीडिएटली बना दी गई थी। यानी 12 किलोमीटर तक लड़की फंसी रही और कार सवारों को पता नहीं चला। जिस कार के नीचे फंसकर अंजलि की मौत हुई, उस कार की जमीन से ऊंचाई करीब आधा फीट होगी और वो 20 साल की लड़की उसी में फंसे 12 किलोमीटर तक घिसटती रही। कार सवारों के इरादे खौफनाक थे। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि जिसने भी उस हादसे को देखा था वो सन्न रह गया था। आवाज अब युद्ध की हम बात करेंगे। नए साल में भी यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना जबरदस्त आक्रामक दिख रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक के बदले में रूस की सेना ने यूक्रेन में बारूदी तबाही मचाई, जिसमें अमेरिका हाइमार्स को तो नुकसान पहुंचा ही, साथ ही यूक्रेन के 200 से अधिक सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया। किलर मिसाइलों की गूंज, फाइटर जेट की धमक, घायल टैंकों का दम, उड़ते ड्रोन का कहर, बारूदी बंकर में जिंदगी की जद्दोजहद। यूक्रेन में नए साल पर भी तबाही की तस्वीर पुरानी ही है। रूस के बारूदी गोदाम में रखे दुश्मनों का नामो निशान मिटा देने वाले किलर वेपन यूक्रेन को बारूदी गुबार से ढक रहे हैं। घर, शहर, बस्तियां सब राख कर दे रहे हैं। तूफानी रफ्तार से गिरती अनगिनत मिसाइलें यूक्रेन के मुस्तकबिल को लिख रही हैं और यूक्रेन साथी देशों के दम पर मैदान में रूस से दो हाथ कर रहा है। रूस की मीडिया ने दावा किया है कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोस्तोव इलाके में यूक्रेन के ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन के अटैक पर रूस का पलटवार घातक है। ज़ेलेंस्की के बारूदी गोदाम में नाटो के वो हथियार हैं जिसकी बदौलत आज 10 महीने बाद भी यूक्रेन महायुद्ध के मैदान में टिका है। लेकिन हर दिन रूस के दावे यूक्रेन के जवानों का जोश कम कर रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूस की सेना ने यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाइमर्स को तबाह कर दिया है। दावा है कि इस हमले में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई। जंग की शुरुआत से रूस के घातक हथियार यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। अपने हिस्से की जर्रा बराबर जमीन भी रूस खोना नहीं चाहता है। महायुद्ध में जिस मोर्चे पर रूस कमजोर दिखता है, वहां घातक हथियारों से रूस की सेना आतंक मचा देती है, जिसमें यूक्रेन के सैनिक ही नहीं, वहां के आम नागरिक के भी कब्रगाह तैयार हो जाती है। ऐसे में दुश्मन देश से निपटने के लिए ज़ेलेंस्की नए साल पर भी साथी देशों से घातक हथियार की मांग कर रहे हैं। Що теперішні господарі Росії кинуть все, що у них залишилось, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. युद्ध की शुरुआत से ही नाटो देश अपने हिस्से का बारूद यूक्रेन को दे रहे हैं, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की के जांबाज युद्ध क्षेत्र में डटे हुए हैं। गोला बारूद से लेकर रसद तक यूक्रेन को सब कुछ मिल रहा है। Говорив з прем'єр-міністром Канади. І це четверта міжнародна розмова за сьогодні. Прем'єр-міністр Нідерландів, прем'єр-міністр Британії, прем'єр-міністр Норвегії і ось Джастін Трюдо. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільше необхідне Україні саме зараз, напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористам. Саме зараз той момент, коли разом з партнерами ми маємо посилити нашу оборону.
रूस की सेना आक्रामक है, सटीक निशाने वाली तोप की गरज से यूक्रेन को मात देना चाहती है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को बारूदी बारिश के लिए अपने गोदाम की ताकत बढ़ानी होगी। तो 31 दिसंबर को हुए कीव पर हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें कीव के नेशनल पैलेस के पास ड्रोन अटैक देखा गया। तो बड़ी जानकारी देखिए, 31 दिसंबर के हमले का ये फुटेज आपको दिखा रहा है। धमाके के वक्त किस तरीके से सभी बिल्डिंग्स के कांच टूट गए, बहुत तेज ये धमाका हुआ था। और चलिए बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने रात 8 बजे बाजार बंद करने के लिए अजीबोगरीब तर्क दिया है। दरअसल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें कहा कि जिन जगहों पर बाजार रात 8 बजे बंद होते हैं वहां बच्चे कम पैदा होते हैं। पाकिस्तान इन दिनों भीषण बिजली संकट से गुजर रहा है। ऐसे में सरकार ने रात 8:30 बजे सभी बाजारों को बंद करने का फैसला सुनाया है। वहीं सरकार के इसी फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अजीबोगरीब तर्क दे डाला। भाई साहब, जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने का ये ख्वाजा आसिफ का फॉर्मूला किसी को हजम नहीं हो रहा और इस बयान ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। भाई साहब, जहाँ पे 8 बजे मार्केटें बनती हैं वहाँ पे बच्चों की जो है ना तादाद कम है पैदा होने की। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार बिजली संकट से बचने के उपायों पर विचार कर रही है, तो व्यापारियों को अपने कारोबार की चिंता सता रही है। रूस ने 24 घंटे के भीतर अपने 63 सैनिकों की मौत का बदला ले लिया है। डोनेस्क में जबरदस्त स्ट्राइक कर रूस ने एक साथ यूक्रेन के 120 सैनिक मार गिराए। साथ ही अमेरिका के 2 हाइमार्स समेत कई विदेशी हथियार राख कर दिए। 63 के बदले 120 संहार। यूक्रेन की सेना पर पुतिन का प्रचंड प्रहार। रूस के एक सैनिक के बदले यूक्रेन के 2 सैनिकों की गई जान। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों की तरफ ताबड़तोड़ गोले दागे जा रहे हैं। रूस के तोप हर सेकंड आग के गोले बरसा रहे हैं। आसमान से भी रूस के ड्रोन और फाइटर जेट्स तबाही वाले बम बरसा रहे हैं। ऐसे में डोनेस्क में ज़ेलेंस्की के सैनिक बुरी तरह से फंस गए। पुतिन के इस प्रचंड प्रहार से यूक्रेन के 120 सैनिक एक साथ मारे गए। रूस की मिलिट्री की ओर से दावा किया गया है कि डोनेस्क में यूक्रेन के 120 सैनिकों की सामूहिक कब्र बनाकर रूस ने एक दिन पहले मकीवका में उसके 63 सैनिकों की शहादत का बदला ले लिया है। दरअसल सोमवार को यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर सबसे भीषण हमला किया था। इस हमले में रूस के 63 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। विदेशी हथियारों ने रूस के सैन्य ठिकानों पर इतना घातक हमला किया कि सैनिकों को संभलने तक का मौका ही नहीं मिला। मंगलवार को रूस ने यूक्रेन की जमीन पर अपने 63 जवानों के मारे जाने की पुष्टि की थी। उसके 24 घंटे के भीतर पुतिन की फौज ने उसी डोनेस्क में यूक्रेन की फौज का 2 गुना नुकसान किया है। इस दौरान रूस की एयर स्ट्राइक में ज़ेलेंस्की के कई विदेशी हथियार भी जलकर राख हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता इगोर कोनोशेंको ने दावा किया कि उसके हमले में 2 हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 4 चेक निर्मित RM-70 वैम्पायर मल्टीपल रॉकेट अटैक व्हीकल, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के 800 से ज्यादा रॉकेट और 6 ऑटोमोबाइल जलकर राख हो गए। Подружківці завдали 2 ударів з ракетного комплексу «Іскандер». Пошкоджено житловий сектор, льодову арену та промисловий сектор. 1 людина загинула, ще 1 поранено. रूस यूक्रेन की जंग में मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें एक तरफ अमेरिका का बेजोड़ हथियार हाइमर्स है तो दूसरी तरफ रूस का टॉर्नेडो है, जिसे हाइमर्स से बेहतर बताया जाता है। इस जंग में अमेरिकी हाइमर्स ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के पास इसकी 20 यूनिट मौजूद है। वहीं रूस के MLR हथियारों ने भी यूक्रेन के शहरों को खंडहर बना दिया है।
Херсонська область. 79 обстрілів з мінометів, РСЗВ, артилерії та танків. Загинуло 2 людей, 9 поранено. У Херсоні є влучання у житлові квартали. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस से भिड़कर यूक्रेन दिनों दिन बर्बाद होता जा रहा है। यूक्रेन को जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। गांव और शहर उजाड़ होते जा रहे हैं। लेकिन आजादी की कीमत पर यूक्रेन को इतना नुकसान सहना मंजूर है, लेकिन रूस के झंडे के नीचे सांस लेना बिल्कुल नहीं। और आइए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के पास अब तक कितने मोबाइल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मौजूद हैं और आखिर किन किन देशों ने अपने MLRS यूक्रेन को सप्लाई किए हैं। तो इस वक्त हम आपको दिखाएंगे इसके जरिए अमेरिका, वो ताकतवर देश जिसने यूक्रेन को बहुत मदद की है। M270 15 दिए हैं अमेरिका ने इस वक्त। देखिए, यूक्रेन यूं ही महीनों से युद्ध में नहीं टिका हुआ है। 7 यहाँ पर अमेरिका का मिला है, 7 अमेरिका के अलावा फ्रांस का मिला है, टर्की का यहाँ पर मिला है और 20 M142 का जिक्र करें तो ये भी अमेरिका के जरिए यूक्रेन को मुहैया करवाए गए। इतना ने हाइमार्स की 18 हाइमार्स की बात करें तो उनकी डिलीवरी जो है वो जल्द दी जाएगी यूक्रेन को। और फ्रांस ने भी मदद की है, 4 LRU MLRS ने दिए हैं फ्रांस ने। इसके अलावा जर्मनी का भी जिक्र कर लेते हैं। 39 यानी कि 39 मास सेकंड 92 यहाँ पर दिए गए हैं। और तुर्की की बात करें तो तुर्की की तरफ से TRG-230 अब तक 4 मुहैया कराए जा चुके हैं यूक्रेन को। तो नए साल में रूस का टारगेट बदल चुका है। यूक्रेन में चल रही जंग में पुतिन का पहला निशाना अब क्यों पर, जिसे पुतिन बहुत जल्द से जल्द फतह करना भी चाहते हैं और इसीलिए रूस की सेना कीव पर रोज ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इस बीच रूस के कब्जे वाले खेरसोन में भी पुतिन की फौज आक्रामक हो चुकी है। कीव के आसमान में काली रात में काल बनकर मंडरा रहे हैं ईरान के ये आत्मघाती ड्रोन, जिन्हें रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए खरीदा है। वीडियो में दावा किया गया कि ईरानी ड्रोन का ये ताबड़तोड़ हमला कीव में किया जा रहा है। मीलों दूर से लॉन्च किए जा रहे ईरानी ड्रोन एक के बाद एक उड़ान भर रहे हैं। हालांकि इस बीच आसमान में आतिशबाजी भी हो रही है। आसमान में हो रहे इन धमाकों को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें निशाना बना रही हैं। इस तरह से यूक्रेन में भयानक टेक्नोलॉजी वॉर जारी है। नए साल में पुतिन का सबसे पहला निशाना कीव बन चुका है। जिस कीव में जंग के 10 महीने बाद भी रूस की फौज कदम नहीं रख पाई, उस कीव को फतह करने के लिए पुतिन ने आसमानी प्लान बनाया है। नए साल की पूर्व संध्या से ही कीव पर पुतिन का कहर जारी है, जो 4 दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। नए साल में पुतिन ने यूक्रेन में जंग की रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। अब पुतिन की सेना मल्टीपल टारगेट को एक साथ हिट कर रही है, ताकि दुश्मन की फौज इतने कम वक्त में ये फैसला ही ना ले पाए कि उससे पहले कहां निपटना है। हालांकि पुतिन की इस रणनीति को अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक नाकाम कर रहे हैं। पुतिन ने इसी रणनीति के तहत कीव से लेकर खेरसोन तक तबाही मचाई हुई है। यूक्रेन ने खेरसोन में मंगलवार को रूस के 79 हमलों का दावा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की के एडमिनिस्ट्रेटिव टीम की सदस्य और प्रेस सेक्रेटरी यूलिया मेंडेल ने कहा, रूस ने कल खेरसोन इलाके में 79 बार गोलीबारी की। उन्होंने तोप, MLRS, मोटार और टैंकों से भीषण हमले किए। रूस की सेना ने खेरसोन पर 32 बार आक्रमण किया। रूस के इस हमले में एक कार बाजार, एक कंपनी और कुछ घरों को नुकसान हुआ है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने सितंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक रूस के करीब 500 ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन की फौज ने दावा किया है कि इनमें से 84 ड्रोन को सिर्फ नए साल में मार गिराया। Трошині пошкоджено лінії електропередач та житлові будинки Червоногригорівської селищної територіальної громади.
Під обстрілами був Нікополь, влучили на відкриту територію. इस बीच यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनाट ने खुफिया रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि रूस उत्तर पूर्व के बॉर्डर से जंग का नया मोर्चा खोल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दुश्मन की ऐसी कार्रवाई से निपटने के लिए यूक्रेन के सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और उनके सैन्य अफसरों के ऐसे ही बयान उनके सैनिकों को रूस की फौज से भिड़ने का हौसला देते हैं, जिसके दम पर यूक्रेन के सैनिक 10 महीने से रूस की ताकतवर सेना से लोहा ले रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर यूक्रेन आर्मी के एक कैप्टन का वीडियो शेयर किया, जिसमें यूक्रेन के आर्मी अफसर रूस के सैनिकों को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैप्टन के पीछे मिसाइलों से हमला जारी। और अब बढ़ते आगे, खबर चीन से है, जहां कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्पतालों में शवों का ढेर लगा है तो शमशान में भी अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं, जिसकी वजह से शव अब सड़ने लगे हैं। आलम यह है कि लोग पार्कों में सड़क के किनारे शव जलाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सड़क किनारे शवों का अंतिम संस्कार, पार्कों में जलाए जा रहे शव। कोरोना के कहर के बीच ये तस्वीर चीन से सामने आई। महामारी की मार से चीन में हालात भयावह हो चुके हैं। चीन के कई शहरों और कई अस्पतालों में शवों का अंबार लग चुका है। हालात ये हैं कि समय पर अंतिम संस्कार नहीं होने की वजह से शव सड़ने लगे हैं, जिससे परेशान लोग अब सड़क के किनारे और पार्कों में शव जलाते नजर आए। अब जेजियांग प्रांत से आए इस वीडियो को देखिए। यहाँ शमशान के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ शवों का अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं होने की वजह से इन्हें बाहर ही इंतजार करना पड़ा। कोरोना की वजह से चीन की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं और लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अस्पताल के बाहर ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। चीन के हर बड़े शहर और अस्पताल से इन दिनों यही तस्वीर सामने आ रही है और अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो स्थिति और भयावह हो सकती है। चीन में कोरोना संकट से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको अपडेट करेंगे। जहां कोरोना के मरीजों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीजिंग के एक कब्रिस्तान में मशीनों की मदद से कब्र खोदे जा रहे हैं। तो मशीनों की मदद से कब्र खोदी जा रही है। कोरोना से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। कब्रिस्तान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोगों के पास अब कब्रिस्तान में जगह नहीं है तो लोग पार्क में अपने परिजनों को दफनाने के लिए मजबूर है। और उधर मध्य प्रदेश के सागर से लेंगे खबर, जहां प्रशासन का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां एक आलीशान होटल को जमींदोज कर दिया गया। इस आलीशान होटल को ध्वस्त करने के लिए करीब 60 डायनामाइट लगाए गए। असल में सागर के बहुचर्चित जगदीश यादव हत्याकांड के आरोपी और बीजेपी से निकाले गए नेता मिश्री चंद गुप्ता के 5 मंजिला होटल को ब्लास्टिंग कर ढहा दिया गया। 5 सेकंड में 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई। इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए इंदौर से सरवटे विस्फोटक वालों की टीम को बुलाया गया था, जिन्होंने करीब 12 घंटे की मेहनत के बाद बिल्डिंग को ध्वस्त करने में सफलता पाई। इंदौर से आई टीम ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे पहला धमाका किया, लेकिन ये विस्फोट कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद टीम ने शाम 7 बजे के बाद दूसरा विस्फोट किया, जिसके बाद देखते ही देखते 5 मंजिला होटल मलबे में तब्दील हो गया। दावा है कि 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने के लिए करीब 80 किलो बारूद और 85 जिलेटिन रॉड्स का इस्तेमाल किया गया था। तो वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के अलर्ट के बाद गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा बल भेजा गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है, जहां सीआरपीएफ के 1800 अतिरिक्त जवान पुंछ और राजौरी में तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा इन जवानों में 1000 जवान दिल्ली से भी भेजे गए। तो कंझावला केस लगातार उलझता चला जा रहा है और इस मामले में एक बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है। वो
अंजलि थी जो मात्र 20 साल की थी। आखिरी उन 60 सेकंड में क्या कुछ हुआ था? पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है। मुंबई में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों लोगों पर पनवेल गोवा हाईवे पर एक आदमी की हत्या कर शव को फेंकने का आरोप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर हुआ घायल, बाकी साथी फरार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर के नदी में गिर गई। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। नदी में ड्राइवर की तलाश कर रहे हैं गोताखोरों की टीम। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिया से टकराने के बाद कार हादसे का शिकार हो गई। एक महिला समेत 3 की मौत। धार से बरेली जा रहे थे कार सवार। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से एक आदमी बुरी तरह झुलस गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन पर खड़ी EMU ट्रेन के कोच में आग लग गई। यात्रियों ने कोच से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सांबा में बढ़ाई गई सुरक्षा। राजौरी में हुए धमाके के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी। जोशीमठ में